नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में, जहां अपन पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित अध्ययन जो अपनी क्लासों में चल रहा है निरंतर। उसमें अपन ने पढ़ लिया था स्वर संधि अपनी पूरी हो गई थी। स्वर संधि के जो 5 वेद थे उन 5 वेदों का अपन ने विस्तारपूर्वक अध्ययन करा। इनके अपवादों से संबंधित जो कक्षा हुई थी उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो अपवाद है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो दृष्टिकोण रहा है या रहता है वो रहता है अपवादों से संबंधित। चलो, स्वर संधि कंप्लीट होने के बाद अपन बात करेंगे व्यंजन संधि की, जो कि आज की कक्षा में अपन व्यंजन संबंधित है जो होने वाले हैं अध्ययन अपना, वो विस्तृत अध्ययन व्यंजन संबंधित से संबंधित होगा। व्यंजन संधि से संबंधित चलो बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की मैं बात करूं तो जो अपनी आरंभिक कक्षा थी, जो प्रारंभ में संधि की जो पहली कक्षा हुई थी, उसी कक्षा में अपन ने इसकी जो परिभाषा थी उसका अध्ययन करा था। तो इसकी परिभाषा थी या 3 स्थितियां थी, या तो व्यंजन वर्ण के साथ, जब व्यंजन वर्ण के साथ मेल करवाया जाए। कौन सा मेल? सार्थक मेल। सार्थक शब्दों का मेल हो और उस सार्थक शब्दों के मेल से क्या हो, कोई विकार उत्पन्न हो, और जो विकार उत्पन्न होता है इसे विकार को ही क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अपन ने बात करी थी वो बात करी थी कि व्यंजन वर्ण का या तो व्यंजन वर्ण से मेल हो। ठीक है, पहली स्थिति ये थी व्यंजन संधि में। दूसरी थी स्वर वर्ण का या व्यंजन वर्ण के साथ हो मेल हो। और जो तीसरी स्थिति थी इसमें, तीसरी स्थिति ये थी कि व्यंजन वर्ण का किस वर्ण से? स्वर वर्ण से मेल हो। अब यह व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल से तात्पर्य यह है कि जो प्रथम पद है या पूर्व पद होगा, उस पूर्व पद का अंतिम वर्ण है व्यंजन वर्ण हो, और उत्तर पद का या जो दूसरा पद है, दूसरा पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो? व्यंजन वर्ण हो, और उन दोनों का आपस में मेल करवाया जाएगा, वो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। इसी प्रकार पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर वर्ण हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो? व्यंजन वर्ण हो, तो उनके मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि के अंतर्गत। उसी प्रकार ये व्यंजन प्रथम जो पूर्व पद होगा उसका अंतिम वर्ण कौन सा हो? व्यंजन वर्ण हो, और जो पूर्व पद या उत्तर पद होगा उसका प्रथम वर्ण कौन सा हो? स्वर वर्ण हो, तो इसके मेल से भी जो उत्पन्न विकार होगा वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो परिभाषा है वो आपको समझ में आई होगी। इसकी बात करें इसके भेदों की, तो इसके निश्चित कोई भी भेद नहीं है। ये मैंने पूर्व कक्षाओं में आपको बताया है कि इसका कोई निश्चित भेद नहीं होता है। स्वर संधि के निश्चित भेद थे, इसलिए उनके भेदों से संबंधित अपन ने एक एक करके चर्चा की, विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद बात करें व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि में भेद नहीं होते हैं, कुछ नियम वगैरह होते हैं। तो ये नियम अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार नियम बना लेता है और उन सभी नियमों को एक एक करके पढ़ाता है। इसी प्रकार अपन भी जो व्यंजन संधि से संबंधित जो भी नियम है उन सभी नियमों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन सभी नियमों को मैंने एक जगह व्यवस्थित करके या अच्छे ढंग से जमाने का प्रयास करा है और आप लोगों के बीच विस्तृत जानकारी के साथ पहला नियम है अपना, वह है नियम नंबर 1। माफ कीजिए, मार्कर भी थोड़ा ऐसा ही है आज। नियम नंबर 1, पहले नियम की मैं बात करूं तो सुविधा अनुसार अपन ने इस नियम को नाम, जो पहला नियम है इसको नाम दिया है तृतीयाक्षर नियम, मतलब तीसरे अक्षर का नियम। अब तीसरे अक्षर का नियम है तो कौन से तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं साहब? तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं अपन ने व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन वर्णों के बारे में मैं बात करूंगा। व्यंजन वर्णों के अंतर्गत अपने जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हैं 25 व्यंजन जो होते हैं, जैसे क वर्ग के 5, च वर्ग के 5 वर्ण, और त वर्ग के 5, ट वर्ग के 5 और प वर्ग के 5 वर्ण, ऐसे करके 1 2 3 4 5 वर्ण ऐसे होते हैं, 5 वर्ण ऐसे, 5 इधर 5, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जो ये स्पर्श व्यंजन है इनमें से क, ख, ग, घ और न, जो इसका तीसरा अक्षर है
ये तीसरे अक्षर के नाम पर अपन ने जो इस संधि का नाम रखा, माफ कीजिए इस नियम का नाम रखा, वो रखा तृतीय अक्षरा नियम। अब ये क्यों रखा, अभी जब नियम आएगा उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अपन ने इसका नाम तृतीयाक्षर नियम ही क्यों रखा। ये किसी पुस्तक वगैरह में नहीं है, ये सिर्फ सुविधा अनुसार अपन इस नियम का नाम दिया है तृतीयाक्षर नियम पढ़ने के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब जब भी मैं बात करूं प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण या तृतीय वर्ण, तो वहां पर व्यंजन वर्णों की बात करेंगे। और सबसे पहले उसमें स्पर्श जो व्यंजन है एक बार मैं लिख देता हूं सभी, क ख ग घ और ण, और च छ ज झ और यहाँ ट ठ ड ढ ढ और न, त थ द ध न, प फ ब भ और म। इन्हीं वर्णों की बात करेंगे। जैसे पहले नियम में बात करूं कि प्रथम वर्ण के बाद कब, जब अपना पूर्व पद होगा, प्लस से पहले की बात कर रहा हूँ, पूर्व पद में पहला नियम है अपना तृतीयाक्षर नियम, उसमें पहला वर्ण हो। किसका पहला वर्ण हो, इस पद का या स्पर्शीय व्यंजनों का पहला वर्ण, ये पहले वर्ण की मैं बात कर रहा हूँ। पहला वर्ण कब हो, प्लस से पहले, ठीक है, यहाँ हो पहला वर्ण, वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है। उसके बाद उसी किसी भी वर्ग का, ये किसी भी पहला वर्ग 2 3 4 या इसमें से किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर या फिर चौथा अक्षर, ठीक है। प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, चौथा अक्षर या फिर य वर्ण, व वर्ण, य वर्ण, माफ कीजिए, य र ल व, ये चारों वर्ण एक तो, और उसके साथ ही ह वर्ण और बाकी सभी स्वर वर्ण। जैसा कि पहले अपनी स्थितियां बनी थी, उस स्थिति में साफ था कि किस वर्ण का, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ भी अगर मेल होता है, उससे कोई विकार उत्पन्न होता है, वो किसके अंतर्गत जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे वही स्थिति बन रही है। देखिए स्पर्श व्यंजनों में जो वर्ग का पहला अक्षर है, जैसे क हुआ, च हुआ, ट हुआ, त हुआ, प हुआ, यहाँ पे पहला वर्ण वो होगा। उसके बाद करें तीसरा या चौथा वर्ण, इनमें से तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो, या तो पांचवें वर्ण की बात नहीं कर रहे फिलहाल, 5-6 वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो तीसरा या चौथा वर्ण हो, दूसरा वर्ण भी नहीं, तीसरा या चौथा, उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व और ह वर्णों में से एक या फिर स्वर हो। तो उसके बाद एक बार पहले नियम समझ लीजिए, उसके बाद उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही उदाहरणों को लेके संधि विच्छेद करेंगे और संयुक्त रूप बनाएंगे उनका, उस समय ये नियम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पहला नियम है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ ही नियमों में या बहुत कम नियमों में अपन व्यंजन जो संधि है उसको पूरे तरीके से, वो भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग नोट डाउन करते हुए चले, या फिर जैसे ही ये नियम कंप्लीट हो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें। मैंने बोला प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद, ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर य र ल व ह या फिर स्वर वर्ण हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रथम वर्ण होगा ये, ठीक है, इस प्रथम वर्ण के स्थान पर, इस प्रथम वर्ण के स्थान पर जो अपने इनमें से जो वर्ण आएगा उसी वर्ग का कौन सा हो गया, तृतीय अक्षर हो जाएगा। कौन सा होगा, तृतीय अक्षर हो जाएगा, ठीक है, तृतीय वर्ण हो जाएगा। इसीलिए इस तृतीय वर्ण के आधार पर ही जो अपना पहला नियम था, इसका नाम दिया अपन ने तृतीयाक्षर नियम। और अभी ये मैं मूल भाषा की बात करूँ, मूल भाषा के बाद जैसे संस्कृत भाषा को बोला जाता है मूल भाषा, तो उसमें इस संधि को नाम दिया गया है जस्त्व संधि, ठीक है दोस्तों। लेकिन अपने को यही देखना है कि तृतीयाक्षर नियम है जिसमें पहला वर्ण हो, उसके बाद कौन सा, तीसरा, चौथा या फिर य र ल व ह या फिर स्वर वर्ण हो, तो उसके बाद क्या होता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। किसका, जो ये वर्ग होगा उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे यहाँ पे क है तो उसी क का तीसरा अक्षर ग हो जाएगा, च है तो च का तीसरा जो वर्ण है वो है ज, तो ये हो जाएगा। ट आएगा तो ट का ड हो जाएगा, और त है तो त का द हो जाएगा, और प है तो प का ब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन उदाहरणों की। ठीक है, देखिए उदाहरण बात करें उदाहरण। दिक् धन दर्शन। ठीक है दोस्तों, दिक् दर्शन। अब जैसे कि अपने नियम में साफ शब्दों में लिखा है कि पहला अक्षर, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ पे क वर्ण हो गया। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अब देखिए द, ठीक है, द क्या है, त वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण, तीसरा, ये रहा साहब तीसरा, अपन ने बोला इसमें तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ से कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन जब अपन ने कहा कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह वर्ण या फिर स्वर वर्ण हो, तो उसके बाद जो ये प्रथम वर्ण है उस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क वर्ण है, तो ऐसे कैसा हो जाएगा, क के स्थान पर क्या होगा, क वर्ग का तृतीय अक्षर कौन सा है साहब, ग। तो क्या होगा, ग। तो क के स्थान पर क्या हो गया, ग, और बाद में दर्शन। ऐसे कैसे, इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो संयुक्त रूप हो इसका दिग् दर्शन, दिग्दर्शन। तो इस प्रकार दिग्दर्शन में कौन सी संधि हुई दोस्तों, दिग्दर्शन में हुई व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि अपना कौन सा नियम लगा, तृतीयाक्षर नियम, जो कि अपन ने बनाया है, ये किसी भी पुस्तक में नहीं है, यह सुविधा अनुसार अध्यापक, मैंने प्रारंभ में बताया है कि अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार ये नियम बनाता है और इन नियमों के आधार पर ही माफ कीजिए व्यंजन संधि को समझाने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूँ कि यह उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इनका सबका आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उदाहरण के साथ। और भी अन्य उदाहरण हैं जिससे अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तृतीय वर्ण हुआ चौथे वर्ण के साथ, ये रलव वर्णों के साथ, या फिर जैसे क वर्ग हुआ च ट त, इन सभी वर्णों के साथ अपन एक एक उदाहरण लेते हैं और समझने का इनको प्रयास करते हैं, और भी अच्छे तरीके से हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे एक और मैं उदाहरण लूँ, जैसे अब क वर्ग से अपन ने उदाहरण लिया, च वर्ग से एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हैं अच धन अंत, अच धन अंत। ठीक है दोस्तों, अच धन अंत की बात करें, वही वाली बात हुई, अपने नियम में है पहले कौन सा अक्षर हो, प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर साहब च है, कौन से वर्ग का, च वर्ग का। उसके बाद क्या हो, या तो स्वर वर्ण हो, या फिर तीसरा चौथा अक्षर हो किसी वर्ग का, या य र ल व सामने लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके जो उत्तर बिंदु है, अपना उत्तर पद है, उत्तर पद के प्रारंभ में कौन सा अक्षर है, स्वर वर्ण है, इसीलिए कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, जिसमें अपना जो पहला नियम है वो लगेगा। और च के स्थान पर जो प्रथम अक्षर है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। और च वर्ग का तृतीय अक्षर कौन सा है, च वर्ग का तृतीय अक्षर है दोस्तों ज, तो च के स्थान पर हो जाएगा ज, और अ ज और है अंत, और इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अजंत। ज में अ मिलाए तो पूरा हो गया, और ये अजंत। ठीक है दोस्तों, अब स्वर वर्ण भी हो गया, जैसे कह रहे थे ना अपन व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण का मेल कराते हैं तो कौन सी हो रही थी, व्यंजन संधि। तो अपनी वो जो सेकंड कंडीशन थी वो भी इसमें पूरी हो रही है, पहले वाले में व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का वो हो रहा था। उसके बाद च वर्ग का ले लिया और स्वर वर्ण इधर हो गया। उसके बाद अपन लेते हैं ट वर्ग का। ठीक है, ट वर्ग में बात करें तो कई बार पूछ लिया गया है, ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ ये उदाहरण कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, वो है सट प्लस दर्शन, माफ कीजिए यंत्र, क्या दर्शन भी सही है, सट प्लस दर्शन। ठीक है, देखिए वही ट वर्ग प्रथम वर्ण है, इधर क्या है, तृतीय अक्षर हो किसी वर्ग का, हाँ सब तृतीय है त वर्ग का, तो तृतीय अक्षर है तो क्या होगा, ट का तृतीय, ट का तृतीय ड, तो इसका क्या होगा, सड। ट के बाद क्या हो जाएगा, ट का हो गया साहब ड, डदुरा है इसलिए स डाधा होगा, सड दर्शन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है, ट का हो गया, तो अब अपन त का भी ले लेते हैं। त का है, ये उदाहरण भी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी कई बार पूछ लिया गया है, जगत प्लस ईश, अब वो ईश्वर वर्ण आ गया बाद में। ठीक है,
त है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है तो उस वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो ज ग द दादा, इसमें ई मिलाएंगे तो क्या हो गया, बड़ी जगदी और स ऐसे कैसे क्या हो गया दोस्तों, जगदीश। तो जगदीश में कौन सी संधि है दोस्तों, जगदीश में है व्यंजन संधि, और अपने कौन सी नियम से आ रही है, प्रथम नियम से। उसके बाद एक प का है, प की बात करें तो प अप धन ज देखिए दोस्तों कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, ये देखो तीसरा, इसीलिए प के स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाएगा, इसका तृतीय। तो क्या हो गया, आधा ब ज अंश। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पहला सूत्र अपन ने बनाया है, ये पहला सूत्र आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे कौन सा नियम, एक बार और बता देता हूँ, इसको अपन ने नाम दिया है तृतीयाक्षर नियम। क्या नाम दिया है, ये अपन ने दिया है अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, इसमें है किसी भी वर्ग का, वर्ग या स्पर्शी जो व्यंजन है अपने स्पर्श व्यंजन जिन्हें बोला जाता है, यह है एक वर्ग के रूप में। इनको मैंने इसीलिए पहले लिख दिया है ताकि अपने को असुविधा ना हो इनको जानकारी लेने में। किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो या फिर चौथा अक्षर हो, य व य र ल व और ह वर्ण हो, या फिर स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण, 11 वर्ण स्वर वर्ण है, उनमें से कोई सा भी स्वर वर्ण हो सकता है। अगर ये स्थिति बनती है संधि विच्छेद करने के बाद, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रथम वर्ण आया है कौन से पूर्व पद में, तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा, उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने उसमें जानकारी ली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसको रहने दीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं नियम नंबर 2 की। ये भी अपन ने इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे दिया है, जैसे ही इसके अनुसार अपन ने नाम दिया, जो कंडीशंस बन रही है या जो स्थिति बनती हुई जा रही है उसी के आधार पर अपन ने सबके नाम दिए हैं, या म है या न है न है। ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा जो नियम है, पहले नियम बताता हूँ, उसके बाद अपन उसका क्या करेंगे, नाम देंगे। नियम के आधार पर आप भी अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं नियम की बात करूँ, अपना जो है नियम नंबर, माफ कीजिए, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 वो है किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो सब। जैसे कोई वाली बात है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद न या फिर म वर्ण ओनली। यहाँ पंचम अक्षर की अपन ने बात नहीं करी थी ना, और द्वितीय वर्ण की अपन ने बात नहीं करी थी, तो अपन सिर्फ बात करेंगे दूसरे इसमें। जब पहले ही वर्ण की बात करें तो पहले वर्ण के जो भी सूत्र हैं अपन पहले एक साथ रख रहे हैं, वो व्यवस्थित रखा है अपन ने। जैसे प्रथम वर्ण के बाद न और म वर्ण हो, आज पता नहीं क्या हो रहा है मार्कर में, पिछली बार भी ये नाटकबाजी कर रहा था, कोई बात नहीं, न और म वर्ण। ठीक है, आज की क्लास तो लेते हैं, अगले क्लास में इसको बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, न और म वर्ण हो कब, उत्तर पद में, और प्रथम पद में क्या हो, पहला वर्ण। तो उसके बाद क्या होगा, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, ठीक है दोस्तों, स्थिति बनती है, तो जो प्रथम वर्ण है, इसी प्रथम वर्ण के स्थान पर, पहले नियम में प्रथम वर्ण के स्थान पे हो रहा था, कब हो रहा था, जब तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, य र ल व या ह वर्ण हो, या फिर स्वर वर्ण हो। तो उसके बाद प्रथम अक्षर पे तीसरा कौन सा आ रहा था, तीसरा वर्ण हो रहा था उसी वर्ग का, इसलिए उसका नाम अपन ने दिया तृतीय अक्षर नियम। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि न या म वर्ण हो कब, प्रथम वर्ण के बाद, तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का, जो यहाँ प्रथम वर्ण आएगा किसी भी वर्ग का, उसी के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे क हुआ तो न, च हुआ तो य, ट हुआ तो न, त हुआ तो न, और प हुआ तो म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कौन सा वर्ण होगा, पंचम वर्ण होगा, इसीलिए इस नियम को अपन ने क्या नाम दे दिया, पंचाक्षर नियम, पंचमाक्षर नियम। क्या हो रहा है भाई आज, पंचमाक्षर नियम दिया ना दोस्तों अपन ने नाम, किसके आधार पर दिया, जो स्थिति बन रही है उसी स्थिति के आधार पर अपन ने इस नियम को नाम दे दिया पंचमाक्षर नियम। और अगर मैं मूल भाषा की बात करूँ संधि को, तो इसमें बोला जाता है अनुनासिक संधि, इसे बोलते हैं अनुनासिक संधि। ठीक है, अब इसको अपन है ना उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण है उत धन मुख, उत धन मुख।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, प्रथम वर्ण कौन से वर्ग का, त वर्ग, त वर्ग का प्रथम वर्ण। उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा है दोस्तों, म। जैसे कि मैंने बताया अभी अपने नियम में देखा, न या म वर्ण हो तो उसके बाद क्या होगा, जो प्रथम वर्ण होगा इस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा, उसी वर्ग का पंचम अक्षर होगा। तो त के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, त वर्ग का पंचम अक्षर न। ठीक है दोस्तों, तो ऊ त के स्थान पर न हुआ, धन मुख संयुक्त करके लिखेंगे तो क्या होगा, उन्मुख। इस प्रकार उन्मुख की बात करें तो उन्मुख शब्द में कौन सी संधि होगी दोस्तों, उन्मुख शब्द में संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। और अपने किस सूत्र के आधार पर हो रही है, दूसरे नंबर के सूत्र के आधार पर, और वो है पंचमाक्षर नियम या पंचमाक्षर सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक और उदाहरण समझते हैं अपन, वो है दिक धन नाथ। अब यहाँ पर आराम से कर सकते हैं क्योंकि पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद न वर्ण आ गया, न वर्ण आ गया तो प्रथम वर्ण है, इस वर्ण का पंचमाक्षर कौन सा है, न है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, दी का दी हो गया, क के स्थान पर ये सब ये हो गया अधूरा, और ये नाथ था, इसको ऐसे कैसे हो गया, ये दिंगनाथ हो गया सब। आया समझ में दोस्तों। ठीक है, आप एक बार इस सूत्र का, मैं ये सूत्र है, इस सूत्र को याद रख लीजिएगा, या आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट कॉपी में, या फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और भी इसके अन्य उदाहरण हैं जिनके माध्यम से अपन इनको समझते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एक और नियम है, वो है, माफ कीजिए, बड़ा धोखा दे रहा है भाई, ये तो धोखेबाज हो गया आजकल अपना मार्कर। चलो इसको छोड़ देंगे, नया मार्कर ले लेंगे दोस्तों। यह है तत्, अरे चल रहे भाई, तत् धन मय। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसी समस्या आती रहती है, समस्याओं का सामना करना चाहिए और एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तत् धन मय की। देखिए त वर्ण वर्ग का पहला है, कौन से वर्ग का, त वर्ग का पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद न या म आया कौन सा, मा आया है, इसीलिए प्रथम वर्ग का, जिस वर्ग का वो प्रथम अक्षर है उसी वर्ग का अपन क्या कर देंगे, पंचम अक्षर कर देंगे। त का पंचम अक्षर न है तो त के स्थान पर क्या कर देंगे, न कर देंगे, और मय को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो इसका संयुक्त करके लिखा तो क्या हो गया, तन्मय। तन्मय के जो मुख्य, माफ कीजिए, तन्मय में जो संधि होगी वो कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। उसी प्रकार एक दो उदाहरण और देख लेते हैं फटाफट अपन, उसके बाद अपने अगला एक और नियम है जो देखते हैं। उसके बाद जो अपनी क्लास होगी वो इसी नियम के आधार पर होगी, और अपने जो 2-3 नियम और हैं उनसे संबंधित होगी। इसमें और लेते हैं सट, सट धन मुख, वही प्रथम अक्षर हो गया साहब। इसका तृतीय अक्षर क्या, माफ कीजिए, इसका पंचम अक्षर क्या होगा, क्षण धन मुख, और संयुक्त करके लिखा तो वो हो गया दोस्तों क्षणमुख। तो क्षणमुख में कौन सी संधि हुई, क्षणमुख में हुई दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं इस जो सूत्र है अपना, जो अपन ने नियम बनाया है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार है। जैसे मान लो किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो, वर्ग से मेरा तात्पर्य मैंने सामने लिख दिया है, इसको आप याद रख लीजिएगा, या फिर इसमें देख लीजिए कि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो, किसी भी वर्ग का कौन सा हो, प्रथम अक्षर हो, और उसके बाद कब जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण हो वो किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है या उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण हो वो न हो या फिर म हो, तो उसके बाद क्या होगा, जो विकार उत्पन्न होगा वो यहाँ से होगा कि जो ये प्रथम वर्ण होगा इस प्रथम वर्ण के स्थान पर, इसी प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा दोस्तों। या तो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख सकते हैं, या फिर इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो कि मैं बोर्ड पे लिखूं तो उससे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यहाँ पे भी लिखना प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों नियम आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी जब समझ में नहीं आते हैं तो आप क्लास को रिवाइज करके देखें, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा,
ताकि हम आपको आसानी से और अच्छे तरीके से दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नियम की। तो दोस्तों अपन ने दो नियम बात करे, जो पहला और दूसरा। तो इसमें इधर था प्रथम पद और इधर भी प्रथम पद। प्रथम पद से संबंधित जो दो नियम थे, इसीलिए इन दोनों नियमों को मैंने आपको एक साथ बताया है। अब जो तीसरा नियम होगा, इस नियम के और भी उपभेद हैं, जो इससे संबंधित जो भी नियम हैं वो सभी एक साथ अपन पढ़ते हुए चलेंगे। बात करते हैं तीसरे नियम की। तो इसको मैंने नाम दिया है, वो है त और द के बाद जो स्थितियां बनती है उन स्थितियों के बारे में, इसीलिए इसको नाम दिया है त द नियम, त या द नियम। अब यह त या और द से जो भी अपने जो स्थितियां बनेगी, जो भी संधियां होगी व्यंजन में, उन सभी स्थितियों के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला है त द नियम की जो पहली स्थिति है, उस पहली स्थिति के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो वो होगी, पहले एक बार मैं नियम को लिख देता हूं, उसके बाद उदाहरण के द्वारा अपन समझने का प्रयास करते हुए चलेंगे। जैसे मैं बात करूं, इधर प्रथम वर्ण या प्रथम पद में का प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो त वर्ण हो या फिर द वर्ण हो, यह हलंतव्य होंगे। ठीक है दोस्तों। और जो उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण या तो क हो, याद रखना दोस्तों, क प्रथम वर्ग, त या तो क हो या फिर त हो या फिर प हो या फिर स हो। क त प या फिर स वर्ण हो तो उसके बाद क्या होगा, त और द वर्ण के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, क और त, माफ कीजिए, त और द वर्ण के स्थान पर हो जाएगा इसमें त। कब होगा, जब त और द के बाद में क त प और स वर्ण हो। ठीक है, इनको याद रखना दोस्तों, त और द के बाद यदि क वर्ण या फिर त वर्ण या फिर प वर्ण या फिर स वर्ण हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, किसके स्थान पर, त प्रथम वर्ण, प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण होगा त और द, उसके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, त होगा। इसीलिए इसका नाम, इस नियम का अपन ने नाम रखा तद नियम। जैसे एक बार एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण लेते हैं जैसे संसद, संसद प्लस सत्र। अब जैसे मैंने बात करी, त या द हो, सब द आ गया, द आ गया, इसमें से कोई सा भी एक वर्ण हो, चारों में से स वर्ण आ गया सब, तो अपना ये नियम लगेगा। और इस नियम के आधार पर त या द इसमें से जो भी होगा उसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे, त कर देंगे। जैसे संसद के स्थान पर त हुआ और इधर है सत्र, दोनों को संयुक्त करके लिखेंगे तो संसद सत्र। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अन्य उदाहरण और लेते हैं, उसके द्वारा भी अपन समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे बात करें, देखो यह है उदाहरण, उत या फिर उद। ठीक है दोस्तों, उत भी हो सकता है और उद भी हो सकता है। उसके बाद हो तीर्ण। ठीक है, तो यह त या द आ रहा है तो उसके बाद कौन सा वर्ण है, त वर्ण है, तो त वर्ण अपने सूत्र में दिया गया है। यदि त वर्ण है तो इस त या जो दोनों में से कुछ भी आए तो अपने को क्या करना है, त करना है। इन दोनों में से जो भी आएगा उसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, त करेंगे। तो उ बचा, त आधा, ती और न। इस स्थिति में जो बनेगा वो बनेगा उत्तीर्ण। दोस्तों एक शुद्ध वर्तनी में ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, उत्तीर्ण को हमेशा यही लिखते हैं, जो अधूरा त होता है जब वो त पे जाता है तो वो इसी प्रकार जाएगा, न कि इस प्रकार। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो ये उत्तीर्ण गलत माना जाएगा वर्तनी के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ये जो उत्तीर्ण है ये होगा गलत और जो शुद्ध उत्तीर्ण होगा ये होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर एक और अपन उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे लिखा मैंने, शरद थन काल, वही द आ गया साहब, त और दो में से एक आ गया, इनमें से भी एक वर्ण आ गया साहब, क वर्ण आ गया। इसीलिए क्या हो गया, द के स्थान पर क्या वर्ण हो जाएगा, त हो जाएगा। तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है साहब, शरद काल हो गया साहब, सीधा सीधा समझ में आ गया।
जैसे नियम देखते हैं, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इस प्रकार अपने आज जो कंप्लीट हुए हैं वो हैं 3 नियम। 3 नियम कौन कौन से हैं दोस्तों? तीनों नियम मैं एक साथ लिख देता हूँ, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम नियम था अपना, प्रथम नियम की मैं बात करूँ, किसी भी वर्ग का, वर्ग से आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने लिख रखा था, वर्ग का प्रथम वर्ण हो या पहला वर्ण हो, ठीक है, उस वर्ण के बाद या तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण, यह वर्ण हो, यह र वर्ण हो, ल हो, व हो, या फिर ह वर्ण हो, या फिर स्वर वर्ण। तो यहाँ जो ये प्रथम वर्ण होगा, इस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का कौन सा तृतीय वर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया था तृतीयाक्षर नियम, तृतीयाक्षर नियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरे नियम की अपन ने बात करी थी। अपना दूसरा नियम था, वही प्रथम वर्ण हो और उसके बाद न या फिर म वर्ण हो, तो वही प्रथम जो वर्ण होगा, इस प्रथम वर्ण के जो स्थान पर होगा वो होगा उसी वर्ग का कौन सा, पांचवा अक्षर होगा। इसीलिए इस नियम का अपन ने नाम दिया पंचमाक्षर नियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और जो नियम है उसके अपन ने चर्चा करी, वो तीसरा नियम था त या द का नियम, त या द का नियम। इसमें और भी नियम है दोस्तों, जो उनकी चर्चा अपन आने वाली क्लास में करेंगे, आगे वाली क्लास में करेंगे। इसकी जो पहला भाग था उसकी चर्चा अपन ने करी कि त या फिर द के बाद, त या द वर्ण के बाद क या फिर त या फिर प, त, अरे मत रुको रे भाई, त या फिर प या फिर स वर्ण आए तो त या द के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ त वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों नियमों के बारे में अपन ने आज चर्चा करी है। चाहो तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो इनके उदाहरण हैं ये अपन ने एक एक करके समझने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ आने वाले आगे की क्लास तक। ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार।